हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज हम देखेंगे लक्ष्य टेस्ट सीरीज के फोर्थ क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 6.35 ग्राम ऑफ कॉपर आयंस फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। Cu प्लस से हमें 6.35 ग्राम ऑफ Cu प्लस को डिपॉजिट करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यह Cu+1 है, उसको हमको Cu में रिडक्शन करना होगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने की जरूरत पड़ती है। तो एक कॉपर आयन के लिए आपको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो 1 मोल कॉपर आयन के लिए आपको कितने 1 मोल कॉपर आयन के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, राइट। जब एक आयन के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक मोल कॉपर आयन के लिए, क्यूप्रस आयन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, राइट। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी क्वांटिटी दी हुई है? 6.35 ग्राम। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। कॉपर का वेट कितना होता है? 63.5। तो आप देखें यहां से हमारे पास आता है हाउ मच? 0.1 मोल है। यहाँ पर 6.35 ग्राम ऑफ क्यूप्रस आयन मतलब होता है 0.1 मोल। तो एक मोल के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती है, तो 0.1 मोल Cu प्लस आयन के लिए 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। ठीक है, मतलब जो चार्ज होगा Q इक्वल टू एनी, तो आपको पता ही होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? फैराडे कांस्टेंट। फैराडे कांस्टेंट बेसिकली जो 96500 है वो क्या है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है। हमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है F, तो 0.1 मोल पे कितना होगा? 0.1 F, यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। ओके, नेक्स्ट चलिए वापस इलेक्ट्रोलिसिस का ही क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस में आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का वेसल जहां पर इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसे क्या कहते हैं? वोल्टामीटर। ठीक है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसका नाम होता है एनोड। चूंकि ये पॉजिटिव होता है इसलिए इस पे कौन मूव करता है? एनायन। और एक इलेक्ट्रोड होता है जिसका नाम होता है कैथोड। चूंकि ये नेगेटिव होता है इसलिए इसके ऊपर कौन मूव करता है? कैटायन। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं X और Y वाले आयन का। ठीक है, सो कैटायन कहाँ जाएगा? कैटायन जाएगा कैथोड पर, और एनायन कहाँ जाएगा? एनोड पर। अच्छा, कैथोड पर हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। कैटायन जाता है कैथोड पर, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, राइट। एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पर रिडक्शन होता है माय डियर। अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस किसका कर रहे हैं? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट का। जब हम एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास बेसिकली कॉपर सल्फेट की बात करें तो यहां से हमारे पास आयन आएंगे Cu+2 और सल्फेट SO4-2। और चूंकि एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए H+ और OH- भी रहेंगे। तो आपके जो सॉल्यूशन है उसमें 4 टाइप के आयन हैं, Cu+2, H+, सल्फेट और OH-। अब कैथोड पर कौन जाएगा? कैटायन। हमारे पास 2 कैटायन है, क्यूप्रिक आयन और H+ आयन। अब कैथोड पर होता क्या है? रिडक्शन। तो रिडक्शन Cu+2 और H+ में से किसका ज्यादा होगा? जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है तो SRP किसका ज्यादा होता है? लेके वारा श्री काना मजे से ले आला, मन जो करे फेंक दे कोई निगाहें सुंदरी, प्यार भरा हाथ से छापा। हाइड्रोजन ऊपर आता है और कॉपर नीचे आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, यानी कि इसका SRP ज्यादा होता है, मतलब इसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर उसका रिडक्शन होगा। Cu+2 का रिडक्शन होकर वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर पर। सो कैथोड पर तो कौन डिपॉजिट होगा? जो है कॉपर डिपॉजिट होगा, यानी कि हमारा आंसर ए भी नहीं हो सकता और डी भी नहीं हो सकता। नाउ एनायन
एनायन हमारे पास दो है, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। सोना नहीं हो कल बारात आएगी, सोना नहीं हो कल बारात आएगी, एक शॉर्ट ट्रिक है। इधर जाने पर डिपॉजिट होने की टेंडेंसी, डिपोजिशन टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जाती है, डिपॉजिट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है। तो सल्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सबसे ज्यादा टेंडेंसी सल्फेट और हाइड्रोक्साइड में किसकी टेंडेंसी ज्यादा होती है डिपॉजिट होने की, तो हाइड्रोक्साइड आयंस की डिपॉजिट होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। और जब हाइड्रोक्साइड आयन डिपॉजिट होंगे एनोड पर, इनका ऑक्सीडेशन होगा, और जब ऑक्सीडेशन होता है तो O2 गैस बनती है। तो यानी कि हमारा आंसर जो होगा O2 एट एनोड एंड कॉपर एट कैथोड, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओके, वापस से इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। द टाइम पीरियड ऑफ to coat a metal surface of 80 centimeter cube with 5 into 10 to the power minus 3 centimeter thick layer of silver। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है इलेक्ट्रोलिसिस में, सिल्वर मेटल का डिपोजिशन करना है एक रॉड के ऊपर, और उसका जो एरिया है वो उसने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है मास डिपोजिशन का, M इक्वल टू ZIT, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसमें करंट हमें दिया हुआ है, टाइम हमसे पूछा हुआ है, Z हम लोग निकाल लेंगे, राइट। और हमें मास के बारे में, मास दिया हुआ नहीं है, मास डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, तो मास में निकालना पड़ेगा। मास कैसे निकाल सकते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हमें दी हुई है कितनी माय डियर, 1.05, डेंसिटी दी हुई होगी 1.05। मास जो है वो अब निकालना है हमें। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू थिकनेस। तो एरिया कितना है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इनटू थिकनेस। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 80 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -3, ये आ जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, 1.05 इंटू 400 इंटू 10 की पावर -3, सो 0.4 आएगा। ये हो जाएगा आपका मास कैलकुलेशन। तो ये रहा मास, हमने डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम किया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो एरिया इंटू थिकनेस हमने किया इसमें, राइट। तो यहाँ से हमारे पास मास आ गया। मास की वैल्यू रखेंगे 1.05 इंटू 0.4। Z की वैल्यू होती है E/F, I की वैल्यू तो हमें पता है 3, और टाइम निकालना है, सेकंड्स में आएगा टाइम। F फैराडे कांस्टेंट है, वैल्यू हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेंगे कितनी, 96500, और ये जो E है ये अपॉन में आ जाएगा, और ये E किसके बराबर होता है 108, बिकॉज E का फॉर्मूला होता है एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और सिल्वर के लिए आप लोगों को पता होता है एटॉमिक वेट 108 होता है, वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, क्योंकि Ag प्लस आयन, एक आयन Ag प्लस आयन Ag में डिपॉजिट होता है, इसलिए वैलेंसी फैक्टर कितना लेना है 108। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे माय डियर तो लगभग 125 सेकंड्स आंसर आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मास हमें डायरेक्टली नहीं दिया है तो डेंसिटी दी हुई है, सो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करना है। चलिए, सो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिए हुए हैं, दो हाफ सेल दिए हुए हैं और एक सेल का जो है स्टैंडर्ड ईएमएफ बताना है। ठीक है, स्टैंडर्ड E0 ईएमएफ बताना है हमें इस सेल का भी, राइट। सो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो होता है, E0 सेल जो होता है ना, वो होता है E0 SOP प्लस E0 SOP ऑफ एनोड और SRP ऑफ कैथोड। ठीक है, ये फॉर्मूला आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्योरेटिकली में हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं एनोड माइनस कैथोड वाला फॉर्मूला, यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें, E0 ऑफ SOP
एनोड, एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो और कैथोड का हमेशा क्या लो, रिडक्शन पोटेंशियल लो और सीधा ऐड कर दो ताकि कंफ्यूजन नहीं होता है इन क्वेश्चंस में। तो एनोड वाले का क्या लेना है, एसओपी ले लो, और कैथोड का क्या ले लो, एसआरपी। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एनोड और ये, तो आप इस रिएक्शन में देखिए, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक, यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का हमें क्या चाहिए, एसओपी चाहिए, इसका हमें एसओपी चाहिए क्योंकि ये एनोड बनाएगा। और यहाँ फेरस आयन जो है इनका रिडक्शन हो रहा है, तो इसका हमें क्या चाहिए, एसआरपी चाहिए। ठीक है, तो हमें जिंक का एसओपी चाहिए और फेरस आयन वाला एसआरपी चाहिए। अब हमें यहाँ वैल्यूज किसकी दी हुई है, हमें वैल्यू तो दोनों में यहाँ पर क्या बता रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों में इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू किसकी है, एसओपी की वैल्यूज दी हुई है। यहाँ दोनों वैल्यू किसकी दी हुई है, एसओपी की वैल्यू दी हुई है। देखिए आप यहाँ दोनों जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए ई नॉट किसका, ए नॉट रिडक्शन का भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन का भी हो सकता है। यहां पर देखिए दोनों जगह क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बेसिकली दे आर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं। जबकि हमें इस एक्चुअल रिएक्शन में सिर्फ जिंक का क्या चाहिए, एसओपी, तो जो चाहिए वही लिख देंगे आप 0.76, और आयरन का हमें क्या चाहिए, एसआरपी, लेकिन वैल्यूज हमें किसकी दी हुई है, एसओपी की, तो इसे माइनस पे ले लेंगे आप। ठीक है, कुछ इस तरह से आप इसे ले सकते हैं, -0.76 -0.41, सो 6/5 7/5 0.35, यानी आंसर आएगा बी, राइट। थर्मोडायनामिक एफिशिएंसी जो होती है इसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, आंसर इज बी। ठीक है, डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ओके, कोलरॉश लॉ का क्वेश्चन है, मोलर कंडक्टिविटीज बतानी है हमें इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो NaCl, HCl और CH3CO Na का कंडक्टेंस दिया हुआ है और CH3COH का बताना है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है इस क्वेश्चन में, CH3CONa, ठीक है, हमें बनाना क्या है, बेसिकली CH3COOH बनाना है, राइट। अगर हमें CH3COH बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, CH3COH बनाना है तो बेसिकली हमें CH3CONa लेना होगा, उसका मोलर कंडक्टेंस लेना होगा। ठीक है, फिर उसमें से हमें क्या करना होगा, NaCl भी ऐड करना हो, NaCl माइनस करना होगा। ठीक है, और HCl को जोड़ना होगा और NaCl को माइनस करना होगा। देखिए आप, ये CH3CO और ये H, ये बन जाएगा एसिटिक एसिड, और ये Na और ये Cl, ये NaCl बन के बाहर निकल जाएगा, राइट। तो CH3CONa के लिए वैल्यू कितनी है, 91, तो 91। HCl के लिए वैल्यू कितनी है, 426, 426.16, और NaCl के लिए वैल्यू कितनी है, 126.45। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390.71। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं एक बार, 0.16 6 7 11 517.6 माइनस 126.45, 6 पर से 5 जाएगा तो ये बन जाएगा आपका 1, बन जाएगा आपका, ओके, 390.71, यानी कि वही आंसर आ गया एग्जैक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 नॉर्मल NaCl 200 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सेल कांस्टेंट इतना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कप्पा इंटू 1000/n, पर यहाँ कप्पा की वैल्यू में डायरेक्ट नहीं दी है, तो कप्पा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट L/A। सो रेजिस्टेंस दिया है 1/200, सेल कांस्टेंट की वैल्यू दी है 1, तो कप्पा यहाँ से आ जाएगा 1/200। तो इसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, 200, दिस इज 1000, और नॉर्मलिटी की वैल्यू कितनी दी हुई है माय डियर, 0.01, राइट। तो ये सीधा हमारा आंसर आ रहा है 500,
500 को यहाँ पर लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻², यानी कि हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। स्पेशली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी वाली एक शॉर्ट ट्रिक है ना, सोना नहीं हो कल बारात आएगी। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन है, फ्यूल सेल के लिए कौन सी रिएक्शन यूज में आती है? तो आप देखने से पता चल जाएगा, फ्यूल सेल में बेसिकली हाइड्रोजन ऑक्सीजन का यूज होता है। सो आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 74 अगर हम देखना चाहें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में हमसे बात की है। सो देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, और डेल्टा जी का फॉर्मूला एक -2.303 आर टी लॉग केसी भी होता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू आ जाएगा -2.303 आर टी लॉग के सी। इससे ये कैंसल होता है। ई नॉट सेल का फॉर्मूला होगा 2.303 आर टी बाय एन एफ इक्वल टू लॉग ऑफ के सी। और अगर हम 2.303 आर टी बाई एन एफ की वैल्यू पुट करना चाहें तो एवरीवन नोज ये कितना आता है, 0.06 बाय एन लॉग ऑफ के सी। तो हमसे क्या पूछा है, हमें ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है, यानी कि एन वैल्यूज कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 0.295 मल्टीप्लाइड बाई ये एन का मल्टीप्लाई इधर करोगे 2 डिवाइडेड बाय 0.06 लॉग ऑफ के सी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे माय डियर, you will get 1000, you will get 100। ठीक है, तो इसको आप कंसिडर कर लो 29.5। ठीक है, तो 6 लगभग इसे 5 से डिवाइड कर दो तो 5 10 आ जाएगा 10। और लॉग के सी, अब आपको पता होगा लॉग जब इक्वल टू के अपोजिट साइड जाता है तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है एंटी लॉग में, एंटी लॉग ऑफ 10। और किसी का भी एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, किसी का भी एंटी लॉग उसको 10 की पावर में चढ़ा देते हैं। जैसे एंटी लॉग मुझे निकालना है x का, तो इक्वल टू 10 की पावर x। तो वैसे एंटी लॉग ऑफ 10, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 10। दिस इज योर वैल्यू ऑफ के सी, यानी कि आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। राइट, ओके ओके। सो नया क्वेश्चन हमारे लिए है कि इनमें से कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी। तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डियर स्टूडेंट हम लोग जानते हैं, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी जो होता है वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो उसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होने के लिए ई नॉट सेल को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेसिकली हमें यहाँ देखना पड़ेगा किस रिएक्शन के लिए ई नॉट सेल इज पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा पहले वैल्यूज देख लो आपको किसकी दी हुई है। यहाँ पर वैल्यूज जिंक का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये एसआरपी दिया हुआ है। यहाँ पर कॉपर का भी रिडक्शन हुआ है, मतलब ये भी आपको क्या दिया हुआ है, एसआरपी। अच्छा इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक का तो रिडक्शन हो रहा है। तो जिंक का रिडक्शन हो रहा है तो हमें जिंक का क्या चाहिए, एसआरपी। और कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो हमें यहाँ क्या चाहिए, एसओपी। तो दोनों को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, एसओपी और एसआरपी को ऐड कर दिया करो, इतने से काम हो जाता है। तो यहाँ पर जिंक के लिए चाहिए हमें क्या, एसआरपी। तो वैल्यू वही है, माइनस में 0.76 ले लो आप। और कॉपर के लिए चाहिए हमें एसओपी, मतलब इस वैल्यू को आपको प्लस में करना पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 0.34। और जब आप आंसर जो आएगा आपका, चूंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए नेगेटिव में आंसर आएगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या होगा, Cu+2 रिड्यूस हो रहा है Cu में, मतलब इसके लिए हमें क्या चाहिए, एसआरपी। और जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो जिंक के लिए क्या चाहिए, एसओपी। ऊपर देखिए हमें वैल्यूज किसकी दी हुई है, हमें वैल्यू दी हुई है जिंक के एसआरपी की। तो एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 0.76। ठीक है, और यहाँ पर एसआरपी चाहिए तो 0.34। देखिए बड़ी संख्या प्लस की है तो आंसर प्लस में आएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट,
अच्छा, यहाँ पर दोनों के ही रिडक्शन दिए हुए हैं, दोनों ही माइनस में आएंगे तो आंसर माइनस में ही आना है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, करेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा है। सिंपल बात है, तो देखिए इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, या आयंस जो है एल्यूमिनियम आयन का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बस इनको ऐड कर देंगे आप तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे एल्यूमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाएगा। सिंपल है, आयंस के इंडिविजुअल कंडक्टेंस को आप जोड़ देंगे, यही तो कोलरॉश लॉ है कि आप आयंस के इंडिविजुअल कंडक्टेंस को ऐड कर दें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आ जाता है। अच्छा, ये मोल वोल का कंसेप्ट तो तब आता है जब हम मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, यहाँ तो हमसे सीधा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछा हुआ है, तो हमारा सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए हुए हैं, ठीक है, तो एसआरपी के अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा लें तो एसआरपी की वैल्यूज x जो है उसका -1.2 है, बाय z का -3 है, मतलब इसका एसआरपी सबसे कम है। फिर y x -1.2 है और y का एसआरपी जो है वो नीचे जाने पर एसआरपी की वैल्यूज बढ़ती जा रही है। जैसे हम नीचे जा रहे हैं एसआरपी की वैल्यू बढ़ती जा रही है। एसआरपी की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या होता है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर या रिड्यूस होने की टेंडेंसी बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बनाना चाहूं मैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या हो जाएगा, Z Y X और Z हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग पावर। लेकिन हमसे क्या पूछा है, रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर का जो ऑर्डर है मतलब ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ना, तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, Z की, तो Z की रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, ऐसा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, ठीक है। ओके, या फिर रिड्यूसिंग पावर का ऑक्सीडाइजिंग पावर का उल्टा कर लो।